तो चलिए सबसे पहले मैं अपने पहले सेशन की शुरुआत करूंगी और पहले सेशन के लिए मैं अपनी खास सहयोगी मनु तेवतिया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वो अपना ये पहला सेशन लेंगी। उनके साथ इस पहले सेशन में खास मेहमान आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान आज के इस खास मंच के परवेश साहिब सिंह वर्मा वेस्ट दिल्ली से एमपी हैं। इनका जोरदार स्वागत करेंगे हम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परवेश साहिब सिंह वर्मा का। इनसे खासी बातचीत आज होगी और मेरे सहयोगी मनु तेवतिया, ओवर टू यू मनु। थैंक यू सुप्रीत। और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी का। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, परवेश जी कैसे हैं आप? क्योंकि काफी भाग दौड़ हो रही है, 14 रोड शो आप एक दिन में आप लोग कर रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है? क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सीरियसली लेती है, चाहे वो हमारी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और चाहे वो निगम का चुनाव हो। तो सभी की इच्छा होती है कि जब हमारे पार्टी का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है चुनाव, तो सभी उसमें अपना बेहतर से बेहतर पार्टिसिपेशन करें। और हमारी लोकसभा में 38 सीट्स हैं, 38 वार्ड्स हैं। तो हमारी पिछली कॉरपोरेशन में हमने 30 सीट्स को जीता था और इस बार वो 30 से ज़्यादा जीते, इसके लिए मेहनत चल रही है। मेहनत चल रही है और ताबड़तोड़ मेहनत चल रही है, इसकी तारीफ करनी होगी और इसके लिए तालियां मुझे लगता है बजनी चाहिए, क्योंकि निगम का चुनाव है लेकिन ऐसा लग रहा है दिल्ली में जैसे कोई त्योहार आ गया हो, क्योंकि एक दिन में 14 रोड शो मायने रखता है, मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन केजरीवाल साहब आपको सिर्फ 20 सीटें दे रहे हैं, क्या फायदा इतनी मेहनत का? मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर रखना चाहता हूं। अभी अभी हरियाणा में बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर विधानसभा का, और आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को बोलते हुए कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, और उनका जो पुश्तैनी परिवार है वो उसी विधानसभा में रहता है। और वो विधानसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने एक सर्वे कराया कि मैंने एक सर्वे कराया है, उसमें आम आदमी पार्टी को 60% वोट मिल रहा है और उनको वोट कितना मिला? 0.25%। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी सीट पर जहां पर उनका परिवार रहता है और उनके परिवार की 18 वोट है, और उस बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी को केवल 2 वोट मिली है। तो जो उनका परिवार है, उनका सगा परिवार है, वो भी उनको वोट नहीं कर रहा है। तो ये इन्होंने गोवा में जाकर बोला कि भाई हमारी सरकार आ रही है, ये हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। उन्होंने उत्तरांचल में जाके बोला, उत्तर प्रदेश में बोला, तो क्या हुआ? तो उनको एक बहुत अच्छी कला है कि वो बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं, और वो कोई ऐसा नहीं कि इतना काम करते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। वो कोई काम ही नहीं करते, ना उस काम को सोचते हैं, वो केवल झूठ बोल देते हैं। और दिल्ली वाले सारे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसका वाइस चांसलर भी बन गया, उसकी कोई लैंड ही नहीं है। दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, उसकी कोई लैंड ही नहीं है, मगर अरविंद केजरीवाल ने उसका वाइस चांसलर भी बना दिया। तो जो उनके सर्वे हैं, जो वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट आएंगी, तो मैं आज आपके मंच पर ये कहना चाहता हूं, 7 तारीख को गुजरात का रिजल्ट आएगा जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। एक सिंगल सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी गुजरात में, एक सिंगल सीट की बात कर रहा हूं मैं। और हिमाचल में उनकी सारी सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली में आप अगर जाकर देखेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि उन्होंने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज वो कहते हैं गारंटी कार्ड। भाई गारंटी कार्ड से पहले आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो लेके जाइए। 8 साल में आपने क्या किया वो तो बताइए। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो वो आपका भी मांग रहे हैं कि आपने 15 साल में एमसीडी में क्या किया है, यही सवाल वो आपसे कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपके पास में 12-13 घंटे हैं, तो मैं आपको एमसीडी ने क्या किया मैं आपको बता सकता हूं।
नहीं, जल्दी जल्दी अगर हो सकता है तो 5 पॉइंट बता दीजिए, दिल्ली वाले सुन रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली में पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया, मगर हमारी गरीब एमसीडी ने मेरी लोकसभा तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल बनाया। ये एमसीडी का काम नहीं होता है। एमसीडी का काम होता है कि साफ सफाई करना, पार्क बनाना, मगर एक हॉस्पिटल बना देना। और हमारी लोकसभा में एक उन्होंने वेस्ट टू वंडरलैंड पार्क बनाया कि जितना कबाड़ था सारा दिल्ली का, वो सारे लोहे को इकट्ठा करके एक वहां पे मिनी इंडिया बना देना। दिल्ली में एमसीडी ने 11,000 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया। दिल्ली में एमसीडी ने 4 लाख एलईडी लाइट लगाई, 4 लाख। उसके पोल भी लगाए तो उसमें लाइट भी लगाई। तो आज हमारे दिल्ली की पावर कंजप्शन उससे कितनी ज्यादा बचती है, ये हम सबको पता होना चाहिए। कोविड के समय जो मैं एमसीडी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि कोविड के समय जब दिल्ली में लॉकडाउन था, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से गायब थी। अरविंद केजरीवाल जी कहीं नहीं दिख रहे थे, उनका कोई एमएलए मंत्री कहीं नहीं दिख रहा था। ये एमसीडी के हमारे निगम पार्षद थे और हमारे सारे सफाई कर्मचारी थे जो अपने घर से बाहर निकलकर अपने गले में, अपने माथे पर कफन का फंदा बांधकर और वो सड़कों पर निकल के सैनिटाइज कर रहे थे। हमारे कई सफाई कर्मचारियों की उसमें मृत्यु हो गई। हमारे निगम पार्षद, मेरे ही क्षेत्र के निगम पार्षद सतपाल खेरवाल, वो अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करते करते हमारा निगम पार्षद मर गया कोविड में। और इससे बड़ी कुर्बानी एमसीडी क्या देगी? हाँ, लेकिन आप यहां पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या होती है सुबह उठकर? एक तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपकी ग्राफिक्स टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रात को ही वो पोस्टर तैयार कर देती है, सुबह सुबह होते ही आप उसको पोस्ट कर देते हैं, फिर दोपहर में एक स्टिंग जारी कर देते हैं। चर्चा हो रही है स्टिंग की, चर्चा हो रही है डायरेक्टेड बाय केजरीवाल मूवी की। देखिए, आजकल तो रोज ही चैनल खोल रहे हैं तो या तो उनका कोई विधायक पिट रहा है या उनका मंत्री जेल में मसाज करा रहा है। और शर्म की बात यह है कि जब उस मसाज कराता हुआ वीडियो आया टेलीविजन पर, सारे नेशनल टेलीविजन उसको दिखा रहे थे। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो फिजियोथेरेपी करा रहा है और वो जो कर रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके बाद में केजरीवाल ने कहा कि क्या एक कोई बीमार आदमी फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता? वो तो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अब वो कौन निकला? वो एक जो वो व्यक्ति है रिंकू नाम का, उसने अपनी खुद की नाबालिग बेटी का रेप किया। अपनी खुद की नाबालिग बेटी का रेप के आरोप में आज वो तिहाड़ में है। वहां का मंत्री क्या, जो हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं, वो आज भी जेल मंत्री हैं। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो तिहाड़ का प्रशासन है वो भारत सरकार के पास नहीं है। वो टोटली प्रशासन वो दिल्ली सरकार हैंडल करती है। यानी कि पियून से लेकर सुपरिटेंडेंट तक उसका प्रमोशन, उसका ट्रांसफर आज भी उस व्यक्ति के हाथ में है, उस व्यक्ति के पास में फाइल जाती है जो कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। अब अगर वो मंत्री वहां पर होगा तो कौन उसकी बात नहीं सुनेगा? तो उसने ऐसे व्यक्ति को मसाज करने के लिए चुना और उसको कहा कि तू मेरी मसाज करता रहे तो मैं तेरे कमरे में टीवी भी लगा दूंगा, मैं तेरे कमरे में मिनरल वाटर भी दे दूंगा, मैं तेरे कमरे में सारी सुविधाएं दे दूंगा, तू मेरी मसाज करता रहे। और वो किस आदमी को ये सुविधा दे रहा है? जो अपनी खुद की बेटी, नाबालिग बेटी का रेप के आरोप में वहां पर सजा काट रहा है। और मनीष सिसोदिया कह रहा है फिजियोथेरेपी करा रहे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे फिजियोथेरेपी करा रहे। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा क्या हमने लगाया? क्या वो मसाज करवाने वाले को हमने बुलाया?
तो वो हमारे सत्येंद्र जैन जी आज जो जेल मंत्री हैं और वो खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को उनको हटा नहीं देना चाहिए? कल से जब से ये पता लगा है कि वो आदमी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो आदमी रेपिस्ट है, क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का एक बार भी बयान आया कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं? कि एक वो रेपिस्ट मसाज कर रहा है, मैंने जो कहा था फिजियोथेरेपी, मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं, और आज ही हम सत्येंद्र जैन को हटा रहे हैं। एक बार भी नहीं बोला। हम तो कह रहे हैं भाई माफी तो मांगो ही, आप उसको तुरंत अपने पद से तो हटाओ। उसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी अपना सिद्ध किया है? उसको कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने उसकी सजा अपना की है, कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज किया है, तो हमारा इसमें क्या दोष है? लेकिन वो तो भगत सिंह घोषित कर चुके हैं सत्येंद्र जैन जी को, और कहते हैं कि बता दे मुझे कोई क्या घोटाला है। बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि एक तरफ हम हमारे शहीद भगत सिंह जी को कोई सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि उतनी बुराई करते हैं। एक ऐसे आदमी का नाम शहीद भगत सिंह के साथ में जोड़ देना, और वो मनीष सिसोदिया को भी आज का भगत सिंह कहते हैं, जो शराब के घोटाले में जिनके ऊपर में केस दर्ज है, ऐसे लोगों के सामने आप हमारे शहीद आजम का, शहीदों का नाम को जोड़ देते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। आप हर रोज एक मुद्दा, एक स्टिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इन मुद्दों से एमसीडी का चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि वो एक ही चीज पर अड़े हुए हैं, एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, कूड़े के पहाड़। इसका जनता को आप क्या जवाब दे रहे हैं? दिल्ली में हमारी जो भी एमसीडी थी, 3 एमसीडी, उसमें सारे के सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। उसमें 49 पार्षद आम आदमी पार्टी के भी थे। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने 49 में से एक भी पार्षद का वार्ड अभी तक दिखाया है कि देखिए हमारा जहां पर निगम पार्षद है वहां पर हमने कितनी सफाई की है? वो कहते हैं कि आप काम करने नहीं देते। अगर वो गलती से आ गए एमसीडी में, तो वो 5 साल यही बोलते रहेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। उनके पास एक ही बहाना है, हमें मोदी जी नहीं काम करने दे रहे, हमें एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे, हमें प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे। एक ही बहाना है। जो आपने कूड़े की पहाड़ की बात करी, उसको बोलते हैं लैंडफिल साइट। ऐसे भारत का कौन सा राज्य है जहां पर वो लैंडफिल साइट नहीं है? ऐसे वर्ल्ड की कौन सी सिटी है जहां पर कोई लैंडफिल साइट नहीं है? पंजाब में जहां पर वो सरकार चला रहे हैं, वहां पे ऐसे 12 कूड़े के पहाड़ है, एक नहीं है, 12 कूड़े के पहाड़ हैं। अब अगर हम केजरीवाल से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने तो नहीं बनाए। तो ये जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया, ये 1984 से है। हमारे मास्टर प्लान का हिस्सा है कि देखिए दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे एमसीडी के सफाई एक एक के घर में जाते हैं कर्मचारी, वहां से कूड़ा उठाते हैं। 2 करोड़ लोगों का रोज कूड़ा उठाना, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे घर का कूड़ेदान होता है, वैसे दिल्ली का कूड़ेदान वो लैंडफिल साइट होती है कि 2 करोड़ लोगों का कूड़ा उठेगा और वो लैंडफिल साइट में डलेगा। अब उसका निस्तारण कैसे होगा? अभी पीछे एक नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था कि जितनी हमारी रोड बन रही है, जो हमारे हाईवेज बन रहे हैं, आप सभी जानते हैं गडकरी जी एक दिन में हमारा कितने किलोमीटर, 54 किलोमीटर का हाईवे बना रहे एक दिन में। अभी ये नई टेक्नोलॉजी आई है कि उस कूड़े को हम वहां पर लैंड फिलिंग में यूज कर सकते हैं क्या, रोड फिलिंग में यूज कर सकते हैं क्या? तो अभी 6 महीने के अंदर अंदर में आपको ताज्जुब होगा कि वो जो दिल्ली का कूड़े का पहाड़ जिसको अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, उसकी हाइट 60 फुट कम हो गई है, क्योंकि अब वो कूड़ा हमारे देश के हाईवेज के लिए जा रहा है। और अगले 2 साल का हमारा टारगेट है, और जो दिल्ली की एमसीडी ने एनएचएआई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो इतना कूड़ा वहां से चला जाएगा कि 2 साल के अंदर अंदर में
वो जो कूड़े का पहाड़ की जो हमारी लैंडफिल साइट है वो बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगी। तो ये काम तभी हो पाएगा जब हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास में फिर से एक बहाना हो जाएगा, उन्होंने काम तो करना नहीं है। उन्होंने कहना है कि हमें जो है एलजी साहब काम नहीं करने दे पा रहे। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी से इसी के ऊपर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने यमुना को साफ किया? दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन करके एक बहुत बड़ी ड्रेन है जिसका सारा गंदा पानी यमुना में गिरता है। 8 साल पहले वहां पर 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था जो नीचे कीचड़ जमा हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो वहां पर 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था। आज 8 साल में आपको पता है कितना हो गया? वहां पर 45 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट हो गया। तो उन्होंने पानी के अंदर में कूड़े का पहाड़ बना दिया और 8 साल में एक भी नई मशीन दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदी है। एक बार भी वहां पर जाकर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीसिल्टिंग नहीं कराई है। तो जो काम उनके पास है 8 साल में उन्होंने उसमें 1 रुपए का पैसा खर्च नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि हमें ये काम दे दीजिए। तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि लैंडफिल साइट का निस्तारण तब संभव है जब दिल्ली सरकार में भी आप रहें और एमसीडी में भी आप रहें, तो ये कब तक संभव हो पाएगा? मैंने आपको अभी कहा कि 2 साल के अंदर में हमारी योजना है कि हम वो जो आपको कूड़े का पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम उसके अंदर में एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाएंगे, क्योंकि सारे का सारा कूड़ा अब हमारे रोड के हाईवेज के लिए जा रहा है, वहाँ की लैंड फिलिंग के लिए जा रहा है। इसलिए हम जो बोलते हैं वो हमने किया है। हमने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के गरीब लोगों को कहा था कि जहाँ पे झुग्गी है वहीं मकान देंगे। हमने 3000 लोगों को, गरीब लोगों को, जिनका एक जीवन का सपना होता है कि हमें 2 कमरे का मकान मिल जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3000 लोगों को, गरीब लोगों को एक उनको मकान दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने 8 साल में एक भी गरीब को मकान दिया है? उन्होंने जितने भी गारंटी कार्ड आज से पहले खेले हैं, कोई विधानसभा चुनाव में खेला, क्या एक भी गारंटी उन्होंने पूरी करी है अपनी? उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में 500 स्कूल बनाऊंगा। अब मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो देखिए बहुत ही ईमानदारी की बात करूंगा आज, और मैं चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का कोई नेता आए तो आप उससे भी एक बार ये बुलवा दीजिएगा। मैं दिल्ली के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 8 सालों में, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर दिल्ली में एक भी नया स्कूल बनाया है, एक भी, वो कहते हैं ना शिक्षा में क्रांति ले आए, अब देखिए उनका झूठ क्या है, शिक्षा में क्रांति लेके आए। और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 8 सालों में एक भी नया स्कूल बनाया है तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं पार्टी का, मैं 7 सांसदों में एक सांसद हूं, फिर भी मैं आपके मंच पर यह बात बोल रहा हूं। क्या होता है विकास? विकास होता है स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, स्टेडियम बनाना, फ्लाईओवर बनाना और हॉस्पिटल बनाना। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 8 साल में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज बनाया है तो दिल्ली वालों आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 8 सालों में एक भी नया हॉस्पिटल, कॉलेज, स्टेडियम, फ्लाईओवर एक भी नया बनाया है, दिल्ली वालों आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और इससे आगे बढ़कर मैं बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात, हिमाचल जाकर 100 बार चिल्लाते हैं दिन में, सुबह से शाम तक। क्या कहते हैं? मैंने दिल्ली को साफ पानी दे दिया। कहते हैं नहीं कहते? दिल्ली वालों, जिन जिनके घरों में साफ पानी आ रहा है, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। यही तो चुनाव है, यही तो आपकी रिपोर्ट कार्ड है। मैं खुलकर बोल रहा हूं सारे गांव के लोगों को, सारी कॉलोनी के लोगों को, कि दिल्ली वालों, जिसके घर में साफ पानी आता है 24 घंटे,
वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और जिसके घर में नहीं आता वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। यही बात जब आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आपके मंच पर आए तो उसको बोलना, क्या वो ये बात अपने मुंह से बोल सकता है? वो अगर ये बात बोल देगा तो इसी मुद्दे पर ही चुनाव करा दीजिए। वो कहते हैं हम एमसीडी में आकर ये काम करेंगे। अरे भाई, जो आपके काम थे पहले वो तो बताओ, क्या किया? आपने हमें इतनी जहरीली सांस दे दी है कि डॉक्टर कह रहे दिल्ली में सांस लेने का मतलब है एक दिन में 50 सिगरेट का धुआं पीना। हमारे बुजुर्गों को लंग कैंसर हो रहे, हमारे बुजुर्गों के फेफड़े खराब हो रहे। तो जहरीली सांस दी, हमारी यमुना को गंदा किया, पानी साफ नहीं दिया, सीवर साफ नहीं दिया। अब मैं एक और बात बोलता हूं, दिल्ली वालों, अगर आपके घर में सीवर से आप खुश हैं, सीवर की व्यवस्था से, अगर आपके घरों में बाथरूम में गंदा कोई पानी नहीं आ रहा, गंदी बदबू नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। मैं और क्या बोलूं, मेरे से क्या बुलवाओगे? आम आदमी पार्टी का बहुत प्रचार कर दिया है आपने आज। क्योंकि आप क्यों आए थे दिल्ली में? अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। दिल्ली के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। 2013 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती, मैं भी विधायक बना था। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती, मगर सरकार किसकी बनी? आम आदमी पार्टी की। क्यों बनी? अरविंद केजरीवाल जी बच्चों के सर पे कसम खाकर बोले। किसके बच्चों के सर पे? मेरे बच्चों के सर पे नहीं, अपने बच्चों के सर पे कसम खाकर बोले, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। उसी कांग्रेस के घर पहुंच गए, हमारे साथ मिलकर सरकार बनाओ। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो आंदोलन था क्या जो अन्ना जी ने किया था? एक ही मुद्दे पर किया था। क्या किया था? लोकपाल। हमें लोकपाल लेके आना है। बहुत अच्छी बात है, आपकी सरकार बनी कांग्रेस के साथ। मैं उसी विधानसभा में बैठा था। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल जी, हमारा सेशन होता है प्रारंभ, और सुबह सुबह लेके आते हैं लोकपाल बिल और कहते हैं कि मुझे कांग्रेस भी समर्थन नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन नहीं दे रही है, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लोकपाल बिल नहीं लाने दिया जा रहा है। उसके बाद में दिल्ली के लोगों ने उनको 67 सीट जिता दी। इससे ज्यादा और क्या जिताएंगे? 70 में से 67 सीट जिता दी। आज उनके पास में 62 सीट्स हैं। 8 साल में दिल्ली में लोकपाल नहीं आया। जिस मुद्दे पर आंदोलन किया, जिस मुद्दे पर अपनी सरकार गिराई, वो लोकपाल कहां है? लोकपाल का काम क्या होता है? लोकपाल का काम होता है कि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करेगा, मंत्री भ्रष्टाचार करेगा, तो उसको जेल में डालेंगे। लोकपाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि कोई वहां से महाराष्ट्र से कोई आ रहे श्रीमान लोकपाल जी। लोकपाल कोई रिटायर्ड जज होगा जो मुख्यमंत्री सरकार के भ्रष्टाचार को पकड़ेगा और उनको जेल में बंद करेगा। अब क्यों नहीं आया लोकपाल? आप इसी बात से समझ जाएंगे कि लोकपाल का काम क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये सब मुद्दे कहीं मुझे लग रहा है विलुप्त हो रहे हैं एमसीडी चुनाव में। जो आपकी तरफ से रोज स्टिंग और जो पोस्टर्स आते हैं, चर्चा उन्हीं पर ज्यादा होती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपने गारंटी का जिक्र किया, और केजरीवाल जी की गारंटी में जो दूसरा पॉइंट है वो है वसूली बंद। यानी कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है एमसीडी में, और आप भ्रष्टाचार की गेंद उनके पाले में डाल देते हैं। कभी कहते हैं शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला, ऐसे बहुत सारे तमाम घोटाले आप गिना देते हैं। तो वही गेंद कभी आपके पाले में और आप उसी गेंद को फिर उनके पाले में डाल देते हैं। नहीं, आप ये बताइए, हमारे इतनी सालों से एमसीडी में सरकार है, किसी भी एक निगम पार्षद का नाम बता दीजिए जिसको किसी ने पकड़ा हो। किसी एक निगम पार्षद का नाम बता दीजिए। मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा की एक पार्षद, आम आदमी पार्टी की पार्षद जिसका नाम है गीता रावत, उसको सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा।
क्योंकि वो रिश्वत ले रही थी। अगर हमारा पार्षद कोई गलत काम कर रहा था तो आज तक केजरीवाल जी क्यों नहीं बोले? आज तक केजरीवाल जी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? अगर 15 साल में एमसीडी में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आज केजरीवाल जी एमसीडी के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? कोई भी घोटाला, कौन सी स्कीम में घोटाला हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, क्या आज तक केजरीवाल जी ने बताया? नहीं बताया। जो दिल्ली में दंगे कराता है, जिसमें हिंदुओं को मारा जाता है, वो दंगे कराने का मास्टरमाइंड कौन था? जो अपनी छत से बॉम्ब फेंक रहा था। कोर्ट ने कहा कि उसका मास्टरमाइंड है आम आदमी पार्टी का पार्षद हुसैन। जो ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां, उनके घर से अवैध हथियार मिलते हैं, वहां से करोड़ों की संपत्ति के अवैध कागज मिलते हैं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का विधायक। तो एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार है, तो हमारे ऊपर में आरोप लगाइए। कौन सी स्कीम में हमने भ्रष्टाचार किया है, आप आरोप लगाइए। केजरीवाल जी तो झूठ बोलने के माहिर हैं। वो 20-50 तो ऐसी किसी का नाम ले सकते थे, क्या किसी का भी नाम लिया आज तक? किसी भी स्कीम का नाम लिया आज तक? तो पार्षद उनका पकड़ा जाए, अखबार पर लिखा आए कि एमसीडी का पार्षद गीता रावत रंगे हाथों गिरफ्तार, तो लोग ये समझ ले कि पार्षद का मतलब है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी। ऐसा नहीं होता। वो अब ये तो सबके सामने है, ये तो अखबार में उसको जेल जाना पड़ा। आप हमारे कोई पार्षद का नाम बताइए ना जिसने कोई भी भ्रष्टाचार किया है। कोई स्कीम का नाम बताइए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कोई हमारे मेयर का नाम बताइए जो कोई भी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो। ऐसे ही बोल देना कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। और मैंने कहा कि 50 आपके भी पार्षद हैं, वो क्या दूध के धुले हैं? आप उनके वार्ड में जाकर देखिए सफाई। सबको लैंटरमैन कहा जाता है। जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद है, कल मैं गया था ख्याला में, वहां पर जो बिट्टू जी की वाइफ लड़ रही हैं, वो हमारे बिट्टू जी का नाम है लैंटरमैन। कि किसी ने एक भी ईंट लगाई मकान में तो आम आदमी का वहां पे सारे कार्यकर्ता नेता पहुंच जाते पैसे लेने के लिए। तो आपके डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है, आप हमारे ऊपर में झूठे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये आरोप अभी चुनाव तक ही चलते रहेंगे 7 दिसंबर तक, या उसके बाद भी कुछ और बड़े खुलासे और बड़े स्टिंग कुछ सामने आएंगे? देखिए, अभी तो जो इन्होंने टिकटें बेची है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, इनका रेट भी फिक्स्ड है। इस मामले में बहुत ही ईमानदार है। तो अगर निगम की टिकट चाहिए, नाम है उनका क्या? आम आदमी मानते पार्टी। हैं आपकी कट्टर ईमानदार है? हाँ जी, मानते हैं आपकी कट्टर ईमानदार है? भ्रष्टाचार में कट्टर। अगर निगम की टिकट चाहिए तो 1 करोड़ रुपया, विधायक की टिकट चाहिए तो 5 करोड़ रुपया, राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपया। रेट फिक्स्ड है और नो रिटर्न। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो कोई रिटर्न नहीं है पैसा। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने आम आदमी पार्टी के डोनेशन की कूपन वो कार्यकर्ताओं को देते हैं कि इतना करोड़ रुपए जमा करा दो। अब आपने डोनेशन जमा कराई तो आपको पैसे कौन वापस देगा? ऐसे ही थोड़ा ना विधायक पिट रहे इनके। एमसीडी का एकीकरण हुआ है तो इससे दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा, आप समझाइए जरा। मैं बहुत ही अच्छी बात आपने करी है कि हम थोड़ा सा एमसीडी के बारे में जानें कि एमसीडी क्या होती है। हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कहता है कि देश में 3 सरकारें होंगी। एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट, एक होगी लोकल बॉडीज। तो एमसीडी हमारा लोकल बॉडीज होती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनका अधिकार सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदर बॉडी होगी। तो अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर उनको अपना कोई भी कानून पास कराना है तो पहले दिल्ली की एमसीडी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास भेजती है। फिर अरविंद केजरीवाल जी आगे सेंटर के पास भेजते हैं। मगर दुर्भाग्य ये कहता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फाइनेंस कमीशन बिठाया, जो हमने नहीं बनाया, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। वो 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि एमसीडी के पास में पैसा नहीं है चलाने के लिए। तो दिल्ली की राज्य सरकार का ये दायित्व है कि आप उन्हें 40,000 करोड़ रुपया दें। ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आया। अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया।
वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सारे प्राइमरी स्कूल जो एमसीडी चलाती है उसका 100% फंडिंग वो राज्य सरकार को करना चाहिए। उन्होंने नहीं माना। जब एमसीडी को पैसा नहीं मिल रहा था तो एमसीडी ने हमारे केजरीवाल जी के पास में एक प्रपोजल भेजा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हम अपने बॉन्ड्स निकालना चाहते हैं ताकि हमारे पैसे रेज हों। आज तक वो फाइल पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ी हुई है, उन्होंने आगे नहीं भेजी। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना राज्य सरकार ने ऋण दिया हुआ है उसका ब्याज नहीं लेना चाहिए, ये भी केजरीवाल जी ने नहीं माना। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है जितना लोन दिया हुआ है वो सारा जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि एमसीडी की हालत ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हर साल का 6,700 करोड़ रुपया है, क्योंकि एमसीडी ने 15 साल में दिल्ली में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, दिल्ली के जनता के ऊपर कोई बोझा नहीं डाला, और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो हमारी सैलरी है वो है 8,600 करोड़ रुपया, यानी कि हर साल एमसीडी को 1,700-1,800 करोड़ रुपए का डेफिसिट है, और राज्य सरकार उसकी मदर बॉडी है। तो राज्य सरकार को ये चाहिए था, अगर कूड़ा कहीं डल रहा है तो वो दिल्ली वासियों का कूड़ा है, वो केवल एमसीडी के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं केवल उन्हीं का कूड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली वालों ने पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल जी को देखा एक बार भी कि उन्होंने एमसीडी के मेयर को बुलाया अपने घर पर कि भैया आओ जरा दिल्ली में हम कैसे काम कर सकते हैं, जरा उसकी चिंता करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी दिल्ली के 7 सांसदों को फोन किया कि भैया आओ जरा मिलकर काम करते हैं? क्या एक बार भी हमारा फोन उठाया? क्या एक बार भी हमारे पत्र का जवाब दिया? क्या एक बार भी कमिश्नर को बुलाया? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको सबसे बात करने में क्या हिचक है? कल को कहीं से उठ के आया आदमी दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, और आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप दिल्ली के लिए एक काम तो ऐसा करें जिसको आप अपनी उपलब्धि बता दें। दिल्ली के एक गांव में 40,000 रुपए की पराली की खाद खरीदते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 36 लाख रुपए खर्च करते हैं, और उसके विज्ञापन में 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आज तक दिल्ली सरकार ने पराली के लिए केवल 40,000 रुपए का खर्चा किया एक्चुअल में, और आप बात करते हैं मैंने पराली की समस्या को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में पराली 30% कम जलती है, तो पंजाब में 36% ज्यादा जलती है। वहां किसकी सरकार है? तो केवल बोलने से काम नहीं चलता। मीडिया में आइए, झूठ बोलिए, सामने अपनी जनता को, अपने वोटर को बिठा दीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा दीजिए, वो आपके सामने ताली बजा देंगे आपकी बातों पर। दिल्ली की जनता, देश की जनता सोचेगी कि हमें साफ पानी मिल रहा है। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी दर्शक आपके सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा में मैं क्रांति लेके आया। अरविंद केजरीवाल जी का बेटा आज तक पढ़ा है दिल्ली सरकार के स्कूल में? इनका एक भी मंत्री का बच्चा अगर वो शिक्षा में, और वर्ल्ड क्लास उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बना दिया, तो एक भी विधायक, एक भी निगम पार्षद, किसी का बच्चा तो कोई तो डालो उस स्कूल में जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। आपने कहा मैंने हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बना दिया। जब वो भगवंत मान का पेट खराब होता है तो वो अपोलो हॉस्पिटल जाता है। जब अरविंद केजरीवाल जी की बीवी को कोविड होता है तो वो साकेत में मैक्स हॉस्पिटल जाती है। जब हमारे सिसोदिया जी बीमार होते हैं तो वो मेदांता हॉस्पिटल जाते हैं। आज तक कौन सा मंत्री अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज किया है? आपने दोनों को वर्ल्ड क्लास, हम बैठे बैठे बोलते वर्ल्ड क्लास हो गया, सामने मेरे कार्यकर्ता बैठे ताली बजा देंगे, क्योंकि मैं उनको पहले से बता के आऊं ताली बजानी हर बात पे। मैं बोलूंगा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो गया, ताली बजा दो भैया। ऐसे होता है क्या? कितने लोगों ने जाकर देखा स्कूल के अंदर की है क्या? 90% स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। 60% स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाई जाती है। कौन सा एजुकेशन है? तो केवल झूठ और झूठ और झूठ।
नहीं, मेरा जो मूल सवाल था कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि स्थिति तो यही रहने वाली है। दिल्ली में वो है, एमसीडी में अगर आप फिर से वापस आते तो स्थिति तो वही रहेगी, तो दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल वो नहीं फिर आप रहेगी। बोलते रहेंगे कि नहीं केजरीवाल सरकार काम नहीं करने दे रही है, फंड नहीं मिल बिल्कुल। रहा है। इन सब चीजों से तो जूझना पड़ेगा ना दिल्ली वालों को। बिल्कुल वो नहीं रहेगी। अभी पहले दिल्ली में 3 एमसीडी होती थी। आज ये इलेक्शन 6 महीना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तीनों एमसीडी का एकीकरण किया। पहले जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि पहले दिल्ली में एक ही एमसीडी थी, तो उसकी 3 बन गई। 3 बनने से हुआ क्या, एक एमसीडी है साउथ दिल्ली। इतना तो हम सारे दिल्ली वाले बैठे हुए सारे जानते होंगे दिल्ली का भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है। एक है साउथ एमसीडी, एक है ईस्ट एमसीडी, एक है नॉर्थ एमसीडी। तो 3 एमसीडी बनाने से क्या हुआ, साउथ एमसीडी में जितना रेवेन्यू आता है तो वो केवल वहीं पर ही खर्च हो सकता है। जो नॉर्थ एमसीडी का रेवेन्यू आता है वो केवल वहीं पर ही खर्च हो सकता है। जो ईस्ट एमसीडी में आता है वो केवल वहीं पे खर्च हो सकता है। तो साउथ में सबसे ज्यादा पोर्श कॉलोनी है, साउथ एक्स है, जीके है, वसंत विहार है, यहां से रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो ये पक्षपात हो गया। तो तीनों एमसीडी में क्या हुआ कि एक एमसीडी तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई और ईस्ट दिल्ली उससे गरीब हो गई, नॉर्थ बिल्कुल ही गरीब हो गई। आज हमने तीनों एमसीडी को एक किया, उससे हमारा एमसीडी का 150 करोड़ रुपया बचेगा। किसमें बचेगा कि पहले 3 कमिश्नर होते थे, अब आने वाले समय में एक ही कमिश्नर होगा, उसको एक ही गाड़ी मिलेगी, उसको एक ही घर मिलेगा। पहले सारे लोग 3-3 होते थे, ऊपर के अधिकारी 3-3 ऑफिस होते थे, अब तीनों एक ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने ये चिंता करी है कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम क्यों ना इसको एक कर दें, पैसे को बचाएं, 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो और वो पैसे को दिल्ली की जनता में लगाएं। तो ये होगा भारतीय जनता पार्टी के आने का फायदा कि ये सोच हमारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आज आपको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी एक भारत में आयुष्मान योजना लेके आते हैं। वो योजना में है क्या कि हमारे गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकता है। देश के हर राज्यों ने मान लिया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी मान लिया, दिल्ली ने नहीं माना। केजरीवाल जी ने कहा कि यह स्कीम तो मोदी जी की है, अगर दिल्ली के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का फायदा मिलेगा तो वो मोदी जी का धन्यवाद बोलेंगे, मेरे को धन्यवाद नहीं बोलेंगे, ये स्कीम दिल्ली में लागू नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गरीबों के लिए इतना भेदभाव रखे कि कोई स्कीम अगर मोदी जी भी दे रहे हैं तो आप उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दें। आप खुद तो कुछ नहीं करते हैं, मगर अगर हमारे मोदी जी दिल्ली को ऑक्सीजन देते हैं, दिल्ली को कोविड में वैक्सीन देते हैं फ्री में, दिल्ली में सारे लोगों को, गरीब लोगों को राशन देते हैं, तो आप वो सारी स्कीम भी रोक देंगे। अगर एमसीडी में वो लोग आ गए तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको ध्यान होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 850 ठेके खोल दिए, शराब के ठेके खोल दिए थे, मगर उन सारे ठेकों को बंद कराने का काम किसने किया, एमसीडी ने किया। उन सारे शॉप्स का लाइसेंस रद्द करने का काम किसने किया, एमसीडी ने किया। आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन जाती है, दिल्ली में एमसीडी में, तो ये 800 नहीं, ये 1600 शराब के ठेके खोलेंगे और तब उनको बंद करने वाला दिल्ली में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मिलेगी। एक एक गली गली में शराब का ठेका खुला होगा, एक एक हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा होगा, वहां पे चाकू चल रहे होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में जीतना बहुत जरूरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके आने से दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ जाएंगे,
अगर एक बार फिर वो आपको चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा आ रहे हैं, आकर चले गए, रोड शो कर गए। मुख्यमंत्री हरियाणा के भी पहुंचे, उन्होंने भी रोड शो किया। और जो एक योगी सेना लगातार जुटी हुई है प्रचार प्रसार में, तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है चुनाव? अब आप हमारे नेताओं को हिंदू कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हमारे मोदी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास। दूसरा, अगर मैं आपको स्टार प्रचारक की लिस्ट की बात करूं, कम से कम हमारे स्टार प्रचारक ऐसे तो हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक की लिस्ट में एक नाम है गौतम जी का, जो अभी अभी जो उनके मंत्रिमंडल से हटे हैं। क्यों हटे हैं? हजारों लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर सबको शपथ दिलवा रहे थे, भगवान श्री राम की पूजा नहीं करनी है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, माता रानी की पूजा नहीं करनी है, भगवान शिव कोई भगवान नहीं है, ये सारे हिंदुओं भगवानों की पूजा नहीं करनी, ऐसा शपथ दिलाई गई। जब ये मुद्दा उठा तो अरविंद केजरीवाल जी को उनको हटाना पड़ा। अब एक और देखिए, दिल्ली के ये केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं था, आप उतना इस मुद्दे को नहीं बुना पाए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, हम कोई मुद्दे को बनाना नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर दिल्ली के लोगों को वो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर चैनल वाले उस वीडियो को नहीं दिखाते बार बार तो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर दिल्ली के लोग अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, खुद ही कुएं में कूदना चाहते हैं, तो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर उनको साफ साफ वो वीडियो दिखाई दे रहा है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का मंत्री हिंदुओं के खिलाफ में बोल रहा है, हमारे भगवानों के खिलाफ में बोल रहा है, तो ये हमारी टॉलरेंस पावर है कि वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ, हमने किसी को मारा नहीं। अगर उनके भगवानों के खिलाफ में कोई बोल दे तो क्या होता है पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में हम सभी जानते हैं। हमारे भगवानों के खिलाफ में कोई बोल दे तो कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो जो कार्यक्रम हो रहा था जिसमें शपथ दिलाई गई थी, उसमें एक आयोजक नहीं था, दो आयोजक थे। एक आयोजक थे गौतम जी, जिनको हटाया गया मंत्रिमंडल से, और दूसरे आयोजक थे जिनको उनकी जगह पर मंत्री बनाया गया। उस वीडियो में केवल गौतम जी नहीं दिख रहे हैं, उस वीडियो में गौतम जी के साथ में एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उनका विधायक, जो आज गौतम जी की जगह पर मंत्री बनाया गया। यानी कि वो दोनों व्यक्ति शपथ दिला रहे हैं। आप एक को हटा देते हैं कि दिल्ली वालों को वो वीडियो में शक्ल नहीं दिखाई दी होगी, मगर उसी कार्यक्रम के आयोजक को मंत्री बना देते हैं। तो क्या भूल को स्वीकार किया? नहीं किया। कैसे वो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, केवल इसी घटना से समझ आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे और वेस्ट दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा हमारे साथ थे, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है, और जी मीडिया आपको शुभकामनाएं भी देता है आपके चुनाव के लिए। ओवर टू यू सुप्रीत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनु, और परवेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर बने रहे। और इस बीच मैं बुलाना चाहूंगी दिल्ली एडिटर ब्यूरो जितेंद्र शर्मा जी को, और साथ ही हमारे साथ श्री मोहित सिन्हा जी हैं, एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मीडिया की तरफ से एक स्केच यहाँ पर परवेश सेट की जा रही है। जोरदार तालियों से यहाँ पर शुभकामनाएं यहाँ पर दीजिए। आज परवेश साहिब सिंह वर्मा पहुंचे जी मीडिया के मंच पर, इस खास मंच पर, जी मंच दिल्ली पर उन्होंने पहुंचकर अपनी राय रखी और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से उनकी पार्टी का जो विजन है वो बताने की उन्होंने कोशिश की। ये स्केच जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।